नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, ऑनलाइन जूम क्लास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का केस। 18 वर्षीय पुरुष रोगी इलाज के लिए फ़ोन किए। उसके पहले उनका लड़का जो कि एक प्रसिद्ध होम्योपैथ हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया था। उन्होंने शाम को ही कॉल किया था, लेकिन हमारी व्यस्तता ज़्यादा होने के चलते मैंने उन्हें कहा था कि कल हम सुबह में देख लेंगे। तो 10 बजे जब हमारी कॉल उनसे बात हुई तो थोड़ा हम जल्दी में थे, इसलिए हमने केस को जल्दीबाजी में लिया है। जैसे मैंने रोगी को बीच बीच में रोका है तो ये गलती थी, लेकिन जो हुआ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत केस अच्छे ढंग से सॉल्व हुआ है, इसलिए मैंने चाहा कि इस केस को आपको शेयर करूं। रोगी, मैं दिल्ली से कर्नल बोल रहा हूं, उन्होंने अपना नाम लिया। मेरा एक लड़का होम्योपैथ है और उसी ने आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लिया था 10 बजे का। मैंने कहा हाँ हाँ जी बताइए। उन्होंने बताया, रोगी ने बताया, मैं फ़ौज में कर्नल से रिटायर हुआ हूँ। 2 दिन पहले मुझे इंडाइजेशन के चलते कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं फेंट होकर गिर गया। अभी हम ऐसा करेंगे, साथ साथ में रूब्रिक्स बनाते जाएंगे। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस के रूब्रिक्स बनाने के लिए। हम साथ साथ में, चूँकि हमने केस आपको पहले ही सेंड कर दिया था ग्रुप में, तो जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने केस को सोल्व कर भेज दिया था, आप सभी ने सोल्व करने की कोशिश किया था। तो अभी हम साथ साथ में रूब्रिक्स भी बनाते जाएंगे। क्या रूब्रिक होगा? इंडाइजेशन की तकलीफ़ के चलते मुझे चक्कर आकर गिर गया। शाम का समय था, बीपी बहुत डाउन था, ऊपर का 85 और नीचे का 50। लड़के ने अर्निका, रस्टक, जलसीमियम और 2-4 दवाओं का नाम उन्होंने बताया। उस दिन तो मैनेज हो गया। दूसरा लड़का एलोपैथ है, उसने भी दवाइयाँ दिया और अब सब ठीक है। मीन्स वो जो तकलीफ़ थी बेहोश होकर गिर जाने के बाद, जो चोट वगैरह लगी थी, वह सभी तकलीफ़ अब ठीक है। पर अन्य तकलीफ़ है जो अक्सर रहती है। कुछ तकलीफ़ें अन्य है जो कि हमेशा रहती है। अब यहाँ पर आपने ईगो क्यों लिया, बूस्टर क्यों लिया, ये हमें आपसे समझना है। चार्ट में जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, उसके बारे में मुझे पूछना है। आपने बूस्टर क्यों लिया और ईगो क्यों लिया, वहाँ आप चार्ट में लिखते जाइए। यहाँ रोगी ने तो सिर्फ अपना परिचय दिया। अगर आप किसी को बात करेंगे तो आप तो यही कहेंगे ना कि मैं डॉक्टर ये बोल रहा हूँ। इसमें कहाँ से बूस्टिंग आया, कहाँ से ईगो आया? रोगी फ़ोन पर कॉल हो रही है तो वो अपना परिचय तो देगा ही ना। क्या परिचय देना ईगो है? ये वेल्थ है? नहीं। हम जितना आपको कह रहे हैं उतना का रूब्रिक्स बनाना है, तभी हम केस के एक्सप्लेनेशन तक पहुंच जाएंगे। आगे, मुझे अक्सर तकलीफ़ रहती है। फ़ौज में था तब मैं बिल्कुल स्वस्थ था, कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी। वो पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। जब मैं फ़ौज में था तो सब सही था, वो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जब से रिटायर हुआ हूँ कुछ न कुछ परेशानी रहती है। फ़ौज की बात ही दूसरी है। ये वेल फील्स बिफोर फॉलिंग इल नहीं है, वेल फील्स वेरी, ये बता रहे हैं कि फ़ौज की लाइफ स्टाइल ही अलग है। वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, उसके पीछे उनका रीज़न क्या था कि वहाँ का लाइफ स्टाइल ही कुछ और है और सिविलियन की लाइफ स्टाइल कुछ और है। तो यहाँ वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जल्दीबाजी है, मैंने उनकी बात को, जो कंटिन्यूअस बोले जा रहे थे, मैंने ब्रेक किया। मैंने पूछा आपको परेशानी क्या रहती है? उन्होंने कहा कि अक्सर मुझे तकलीफ़ रहती है। उन्होंने बोला मेरा बीपी डाउन हो जाता है, पैखाने के साथ खून आता है
और इसलिए अक्सर हीमोग्लोबिन डाउन रहता है। स्वाभाविक है, कमजोरी होगी, क्या रूब्रिक होगा? ये तकलीफ है तो स्वाभाविक रूप से यह तकलीफ होगी ही। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। हाँ, ये चूंकि एक बार नहीं कई बार आया है। आगे, मैं दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर होम्योपैथिक दवा लेता हूँ, और लड़का भी स्टैंडर्ड कंपनी की दवा लेता है, लोकल कंपनी की दवा नहीं लेता है। यह बता रहा है कि मैं कौन सी लेवल में हूँ, मेरा लड़का भी कौन सा लेवल में है। चलो, ये आपने ईगो बूस्टर, लेकिन ये उसका महत्व नहीं है। हमें महत्व कहाँ है और कहाँ रूब्रिक्स बनानी है, इस बात को हमें ध्यान देना है, क्योंकि रोगी अपने केस टेकिंग में बहुत सारे ऐसे वर्जन बोलते हैं और सबका डायरेक्ट रूब्रिक बने ऐसा नहीं है। हमें रूब्रिक्स कहाँ बनाना है, इस बात को हमें हर केस में देखना होगा, अन्यथा हम हर सेंटेंस पर रूब्रिक्स बनाते जाएंगे तो सही दवा तक शायद नहीं पहुंच पाए। फौज में था तब कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ रहते हुए मैंने दो लड़कों को मेडिकल पढ़ाया, एक को ग्रेजुएट कराया बेटी को, और आज वह सभी वेल सेटल है। हाँ, मेरी श्रीमती जी गुजर चुकी है, ये रेस्पेक्ट दे रहा है सभी को। मेरा घर परिवार लंबा चौड़ा है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, संयुक्त परिवार है। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, खेती भी संभाल लेता हूँ, कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ, आराम से ड्राइवर ले जाता है और मैं वहाँ का काम देखता हूँ। तो इस व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी क्या था? एक तो हेल्थ और दूसरा वर्क। ये डिग्निफाइड, आपने लिखा है डिग्निफाइड, ये क्या होता है? वह अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रहा है, अपने डिग्निटी को, अपनी लेवल को व्यक्त कर रहा है, लेवल को बता रहा है। आराम से जाता हूँ। लड़के बोलते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, आप इतना टेंशन मत लीजिए। मैं बोलता हूँ मैं टेंशन ही कहाँ लेता हूँ। हाँ, वहाँ मजदूरों से काम करवाना होता है, बहुत सारा खेत है, कभी कभी टेंशन हो जाती है। तो यहाँ 82 की उम्र में कोई व्यक्ति इतना सारा काम कर रहा है, घर के लोगों का केयर करना, बिजनेस का केयर करना, यह सभी चीज़ें उसको परेशान कर रही है। तो यहाँ एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ले सकते हैं, क्योंकि इतने उम्र में जबकि सभी लड़के वेल सेटल्ड हैं, परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति काम को लेकर के बहुत सीरियस है और बीमारी का कारण शायद काम और चिंता है। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। हाँ, लड़के बोलते हैं चिंता मत कीजिए, वे लोग पढ़े लिखे हैं, सही सलाह देते होंगे, पढ़े लिखे हैं इसलिए सही सलाह देते होंगे। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का फील आ रही है। मैंने बीच में रोकते हुए कहा, आपकी चिंता का कारण क्या है? आप किस चीज़ की चिंता करते हैं? आप चिंता क्या करते हैं? खेती में बहुत सारे ध्यान रखने होते हैं। अगेन एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। खेती में बहुत सारे ध्यान रखने हैं, समय से हर चीज़ को करना पड़ता है, और जब काम समय से नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है। क्या रूब्रिक होगा? एंजाइटी या एंगर? एंजाइटी तो है केयर्स एंड वरीज के प्रति, और उसे गुस्सा किस बात पर आती है? एंगर वर्क अबाउट,
एंगर वर्क अबाउट, तब गुस्सा आता है और मैं उन लोगों पर गुस्साते रहता हूँ, ये इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी वर्क अबाउट। फिर वहाँ के परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखना होता है, ये है एल्बर्ट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। और हर काम समय से होना चाहिए। दिल्ली में मेरा रेंटल हाउस है, लड़के और बहुएं सब लोग बिजी रहते हैं और परिवार को संभालना मुझे ही पड़ता है, जबकि ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लड़के बोले, पिता डॉक्टर साहब हमने उन लोगों को कोई काम नहीं सौंपा है, लेकिन वे उन्हें सिर्फ काम 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 और काम समय से नहीं हुआ, सिस्टमेटिक नहीं हुआ तो ये बहुत गुस्सा करते हैं। इनके लिए काम ही प्रमुख है, एंगर वर्क अबाउट, और उसको लेकर के हमेशा गुस्साते रहते हैं, इरिटेबिलिटी वर्क अबाउट। थोड़ी बहुत टेंशन तो स्वाभाविक है, पर जितना काम करता हूँ उससे ज़्यादा पौष्टिक आहार लेता हूँ। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हमने इस मेडिसिन तक पहुँचा है। वो क्या है, परिवार संभालना मुझे पड़ता है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो स्वाभाविक है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, पर मैं जितना काम करता हूँ उससे ज़्यादा मैं पौष्टिक आहार लेता हूँ। क्या हुआ ये, हर तरह का न्यूट्रिशनल फूड डाइट, ये है एंजाइटी हेल्थ अबाउट इन ओल्ड पीपल। लेकिन खाने में कोई कमी नहीं होने देता हूँ, ये क्या है, फिर भी कमजोरी रहती है, मैं शरीर को नीचे नहीं गिरने देता हूँ। क्या होगा ये, उनको डर क्या है और उस दिन क्या किए थे, गिर गए थे, फेंट हो गए थे, इन्हें फॉलिंग से डर है। जो हेल्थ है उससे नीचे नहीं गिरने देना है। क्या है ये, फियर ब्रेकडाउन है। जो उनका लेवल है उसको लेवल को नीचे नहीं गिरने देना है। फियर फॉल, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन नहीं है, ये डायरेक्ट गिरने का डर है। स्वास्थ्य को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहता हूँ, फियर ब्रेकडाउन एंड फियर ऑफ फॉलिंग। इसलिए हमेशा खान पान का ध्यान रखता हूँ। हम हेल्थ को बराबर मेंटेन करते हैं। आप सभी लोगों ने कलकरिया कहा है, कलकरिया को है कि अपनी वेल्थ को लोगों तक दिखाना चाहता है, कमजोरी किसी को पता ना चल जाए। एनेट्रम्यूर यहाँ अपनी जो उसका लेयर है, लेवल है, उस लेवल से नीचे नहीं गिरता है, अपनी डिग्निटी बरकरार रखता है। इस डिग्निटी का सवाल और कहाँ आया है मैं आगे आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य को कभी नीचे नहीं गिरने देता हूँ, ये है उसे डर कि कहीं स्वास्थ्य मेरा नीचे ना चला जाए। जो मैं ये सब कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काम इसके लिए प्रमुख है। इसलिए हमेशा खान पान और हेल्थ पर ध्यान रखता हूँ। एंजाइटी हेल्थ अबाउट इन ओल्ड पीपल, ताकि कभी डाउन ना हो। तो यहाँ जिस बात पर रोगी बार बार बोलता है, जिस बात को रोगी गंभीरता से बोलता है, हमें रूब्रिक्स वहीं बनाने हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं हर तरह का न्यूट्रिशनल डाइट करता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य को नीचे नहीं गिरने देना है। ये है फियर फॉलिंग, फियर ऑफ ब्रेकडाउन। और हमेशा खान पान पर ध्यान रखता हूँ ताकि कभी डाउन ना हो। और हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी की वस्तु या ऑर्गेनिक अनाज या फल मंगवाता हूँ। स्पेशल फॉर्म से वो फ्रूट मंगवाते हैं, ऑर्गेनिक खेती से जहाँ अनाज होते हैं वहाँ से ये अनाज मंगवाते हैं। मैं सिर्फ अपना ध्यान ही नहीं रखता हूँ, घर के सभी लोगों का, काम काज का, मजदूरों का, अपने रेंटरों का, सबका ध्यान उतना ही रखता हूँ जितना अपना रखता हूँ। तो ये लगता है कि इस उम्र में इतना व्यक्ति सबका ध्यान रख रहा है, वह क्या है, बीमारी का कारण उसका एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। हर बार की तरह इस बार भी मैंने उनको बीच में रोकते हुए कहा, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मैं थोड़ी जल्दीबाजी में था। सुबह की ओपीडी होती है,
पेशेंट देखने होते हैं, और इस बीच में मुझे लगा कि ये लंबा बोल रहे हैं, तो मैंने उनको बीच में रोकते हुए बोला। ऐसे जनरली मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। मैंने बीच में रोकते हुए बोला, मैंने पूछा, गुस्से में आप करते क्या हैं? रोगी, गुस्से में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, अपना स्टैंडर्ड थोड़े नीचे गिरने दूंगा। अब देखिए, ये भी स्टैंडर्ड है उनका, ये क्या है? उनकी डिग्निटी है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाती है, पर मैं अपना टेम्पर हाई नहीं होने देता हूँ, टेम्पर को गिरने नहीं देता हूँ। मतलब अपना टेम्पर, अपनी जो इमेज है, अपनी जो डिग्निटी है, उसको मैं कभी गिरने नहीं देता हूँ। मुझे भी मालूम है कि ऐसा करने से तकलीफ़ मुझे ही होने हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के सामने, मज़दूरों के सामने या घर के लोगों के सामने अपनी इमेज भी तो डाउन नहीं करनी है। यहाँ उसे इमेज कॉन्शियसनेस है, अपनी डिग्निटी है, और उस डिग्निटी को कभी डाउन नहीं होने देता है। ये डिग्निटी क्या है? जो अपना स्टैंडर्ड है, जो अपना स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग है। ये मज़दूरों के सामने मैं गुस्से में चिल्लाऊं, अरे मैं कर्नल हूँ, तो ये उसकी डिग्निटी है, और उस डिग्निटी को बरकरार रहना है, उस हेल्थ को बरकरार रखना है, डाउन नहीं होने देना है। तो यहाँ फियर ऑफ फॉलिंग है। बीच में मैंने रोकते हुए फिर से पूछा, क्योंकि वो जब बोलना शुरू करते थे तो बिना रोके हुए वे चुप नहीं होते थे। हाँ, वो बोल सकते थे लेकिन आगे चुप होते, लेकिन जल्दीबाजी के चलते मैंने बीच में रोकते हुए कहा। मैंने पूछा, और क्या परेशानी है? रोगी, गैस और उसके बाद बेचैनी, करीब हर रोज़ शाम को परेशानी ज़्यादा होती है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मुझे हर रोज़ होती है, मुझे अक्सर हो जाती है। पेट भारी हो जाता है और मुझे कपड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं, मुझे कपड़े ढीले करने पड़ते हैं, लूज इन द क्लॉथ। और खुली हवा में जाता हूँ, क्योंकि बंद कमरों में, नैरो प्लेसेस में मुझे घबराहट होती है। इंडाइजेशन होने पर गैस से चक्कर भी आते हैं, जैसा कि 2 दिन पहले हुआ था। जबकि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ ताकि ऐसी नौबत ना आए। वो क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ऐसी नौबत ना आए? मैंने पूछा, कैसी नौबत? रोगी, वही जो गिर जाता हूँ। तो सबसे पहले इनके मन में डर क्या है? वैसी नौबत नहीं आए, फियर फॉलिंग। वही जो गिर जाता हूँ, वैसी नौबत फिर नहीं आने देना है। मैं स्वास्थ्य में काफ़ी ध्यान रखता हूँ, मेरा हर चीज़ सिस्टमेटिक है। कैसा है? सिस्टमेटिक। हर चीज़ प्लानिंग से अरेंज्ड, सिस्टमेटिक होता है। क्या रूब्रिक होता है? मेरा हर चीज़, मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ। जब भी खाली रहता हूँ, धार्मिक पुस्तक पढ़ता हूँ, रिलीजियस हैं, खाने पीने का शौकीन है, मीठी वस्तुओं और स्वादिष्ट भोजन मुझे बहुत पसंद है। स्वीट डिजायर, डिलीशियस स्पाइसेस डिजायर। दुकान से महीने में 1-2 बार अच्छी मिठाइयाँ मंगवा लेता हूँ। फूड एंड ड्रिंक्स में स्वीट डिजायर्स ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ब्लड शुगर मेंटेन रखता हूँ, उसमें भी डाउन नहीं होने देना है। और यही अभी इस उम्र में हेल्थ को मेंटेन रहना ही हमारी सारी प्राथमिकता है। और यहाँ हेल्थ को मेंटेन रखना कि कहीं बीच में वैसी नौबत ना आ जाए जो उस दिन हुआ था, हम गिर गए थे, फेंट हो गए थे। तो इसे डर है, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ ब्रेकडाउन। और मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं दवा बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब को फ़ोन दीजिए। और मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इनको ये दवा 200 में दे दीजिए। और मैंने रोगी को नेट्राम्योर 200 दिया। और नेट्राम्योर 200 दिए जाने के बाद से रोगी की सभी तकलीफ़ें बहुत जल्दी और अच्छे ढंग से ठीक हुआ। अभी करीब 1 साल हो गए हैं, और मैंने उनकी दवा को 5 बार रिपीट करवाया। कभी कोई तकलीफ़ हो गई तो मैं उसी दवा को फिर से पानी में डिजोल्व करके दिलवाता हूँ। बार बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब दूसरी दवा दीजिए ना।
अभी तो सब ठीक है और कोई दवा है? मैं बोला कि ज़रूरत ही क्या है? बोले कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ, और कोई दवाई हो तो बता सकते हैं। मैं बोला कि कोई अब ज़रूरत ही नहीं है दवा की, और उनको अब कोई तकलीफ़ नहीं है, अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। HB उस वक्त जब हमने बात किया था 5 पॉइंट समथिंग था, अभी 10 के आसपास पहुंच गया है, और हर तरह से उनका BP, ब्लड शुगर, हर चीज़ें मेंटेन्ड है। तो आइए हम एक एक रूब्रिक्स को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एंजाइटी हेल्थ अबाउट इन ओल्ड पीपल सभी रिपर्टरी में नहीं है, ये आपको सिर्फ कंप्लीट रिपर्टरी में है। अभी मैं देख रहा था। बीमारी का कारण क्या है? इस उम्र में इतना ज़्यादा चिंता लेना, केयर एंड वरीज क्या है? सबको लेकर के चिंतित रहते हैं, सबका केयर करते हैं। केयर किसका? घर का, परिवार का, रेंटरों का, सबका केयर करते हैं। और इस उम्र में इतना ज़्यादा केयर और चिंताएं रोगी को बीमार बना दिया है। ये हुआ एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। अगला है फियर ऑफ ब्रेकडाउन। ये कंप्लीट रिपर्टरी में फियर ऑफ ब्रेकडाउन है, और सिंथेसिस रिपर्टरी में फियर ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन है। इसका मतलब क्या? रोगी को डर क्या होती है कि कहीं वो फिर से फेंट ना हो जाए, फिर से कहीं गिर ना जाए। फिर इसको हम फियर ऑफ फॉलिंग कर रहे हैं। फियर ऑफ ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ कि जो हेल्थ, जो सब चीज़ सही चल रहा है, शुगर मेंटेन है, हेल्थ सही है, मैं खाना पीना खा करके अपने शरीर को मेंटेन कर रहा हूँ, इस सिस्टम फेल ना हो जाए, अचानक से मैं गिर ना जाऊँ, अचानक से ये चौपट ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। ब्रेक डाउन में क्या होता है? कोई भी सिस्टम अचानक से कोलैप्स हो जाता है। मुझे डर उस कोलैप्स का है, वैसी नौबत फिर ना आ जाए, कहीं फिर से मैं कोलैप्स ना हो जाऊं। और ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो सिस्टम चल रहा है, सब मेंटेन चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसमें कहीं अचानक से ब्रेक ना आ जाए, कहीं अचानक से सब चौपट ना हो जाए, गिर ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, फेल ना हो जाए, डाउनफॉल ना हो जाए। मुझे उस बात का डर है कि ये नर्वस ब्रेकडाउन भी वही है कि जो सिस्टम शारीरिक और मानसिक रूप से जो सब सही चल रहा है, वह अचानक से फंक्शनिंग करना बंद ना कर दे, मैं फॉल ना हो जाऊं, फिर से वैसी नौबत ना आ जाए मैं जैसे कि गिर गया था उस दिन, फेंट हो गया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी होता था, उनको चक्कर आते थे और गिर जाते थे। तो उन्हें डर इसी बात का थी, और इसीलिए वो हमेशा स्टैंडर्ड कंपनी, स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल सब डाइट को लेकर के अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करते थे। फियर ऑफ ब्रेकडाउन एंड फियर ऑफ फॉलिंग। फॉलिंग क्या है? जो चीज़ है उससे वो नीचे ना गिर जाए, इस बात का डर उन्हें लगा रहता था। ब्रेकडाउन में चीज़ें कम हो जाना, गिर जाना, फॉल हो जाना, टूट जाना या कोलैप्स हो जाना का डर बना रहता है, और फॉलिंग वही गिर जाने का। अब अगला रूब्रिक है डिग्निटी। ये डिग्निटी कहाँ कहाँ आया? वो अपनी इमेज को नीचे नहीं गिरने देना चाहते थे। जो स्टैंडर्ड था, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, मजदूरों के सामने क्या गुस्सा मैं व्यक्त करूं बाहर, उससे क्या होता है? वो अपने आप को एक हाई रैंक का व्यक्ति समझते हैं। ये है डिग्निटी। व्यक्ति अपने आप को हाई रैंक, हाई कैटेगरी का, ऊंचे स्तर का मानता है, और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है, अपनी सेल्फ एस्टीम
को वह अपनी क्वालिटी को, अपने ऑनर को मेंटेन रख रहा है और हर जगह ऐसा व्यक्त करता है, ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि एक स्टैंडर्ड और सेल्फ रिस्पेक्टेड व्यक्ति अपने आप को, ग्रेविटी को मेंटेन करता है। तो यह अपनी ग्रेविटी को, हाई रैंक को हर जगह मेंटेन करते हैं। ये डिग्निटी है उनका। डिग्निटी में रोगी क्या करता है? ये रोगी की क्वालिटी होती है जो उसके सेल्फ स्टीम को और बनाए रखता है और कभी इसे गिरने नहीं देना है लोगों के सामने। ये फियर ऑफ फॉलिंग है। और अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो उन्होंने बताया, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये है, बताने के सेंस में नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे अपनी डिग्निटी लोगों के सामने गिरने नहीं देना है। तो ये डिग्निटी का सवाल था, उनके ग्रेविटी का सवाल था, उनके रिस्पेक्ट का सवाल था, उनके हाई डिग्निटी क्या होती है? एक स्टैंडर्ड है लोगों की हाई रैंक की, जो कि वो हमेशा मेंटेन करते थे और उसे गिरने नहीं देना चाहते थे। अगला रूब्रिक है एंगर वर्क अबाउट। काम समय से नहीं होता था। जब चीज़ें सिस्टमेटिक, फास्टिडियस होते हैं ना कोई लोग समय के प्रति, ये काम समय से ही होना चाहिए। अबाउट का मतलब होता है उसके सराउंडिंग में, काम से संबंधित उनको गुस्सा आता था जब काम समय से नहीं होता था। एंगर वर्क अबाउट, और उसको लेकर के गुस्सा करते भी थे, इरिटेबिलिटी वर्क अबाउट। लेकिन ऐसा वो टेम्पर नहीं खोते थे कि वह किसी को गाली दे दिए, कुछ कर दिए, ऐसा कभी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरों के सामने, लोगों के सामने अपनी डिग्निटी, अपनी इमेज को बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो चीज़ें मैं बात नहीं कर रहा था, मतलब मैं उनके जो पर्सनली अपने बारे में बता रहे थे, मेरे पास इतने गाड़ी है, तो इतने ये है, मेरे पास वो है, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन वो बोले जा रहे थे, टॉक इन हिज ऑन प्लीजर, अपनी खुशी में, जिसमें उनको आनंद आती थी, वही चीज़ें बार बार बोले जा रहे थे। उनको बताने में बहुत आनंद आ रहा था, तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन वह अपने जो उनको खुशी मिलती है, मैं धार्मिक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं स्टैंडर्ड कंपनी की दवा लेता हूँ, मेरे पास इतने सारे खेत हैं, लंबा चौड़ा परिवार है, वह अपनी खुशी में बोले जा रहे थे। टॉकिंग इन हिज ऑन प्लीजर। कमजोरी रहेगी तो गिर जाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा होगा ही। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये सब सपोर्टिंग रूब्रिक है, मैंने उस वक्त नहीं लिया था। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, रिलीजियस टू अफेक्शंस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस एंड जनरल में क्लॉथिंग, प्रेशर ऑफ क्लॉथिंग अग्रेवेट। तो ये सब की ज़रूरत नहीं थी, जो बाद में मैंने रूब्रिक्स लिए थे। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर लोक्वासिटी क्या होती है, आपने प्रश्न पूछा है। जैसा कि हम बताते हैं कि क्लास के बाद भी आप प्रश्न, जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको माइक ऑन करता हूं, इसमें आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो प्रश्न हो। एक बार मैं इस मेडिसिन को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार मैंने नेट्राम्यूर 200 पहली बार 15 मिनट के अंतर पर 3 बार दिलवाया था। उसके बाद इस दवा की ज़रूरत 2 महीने के बाद पड़ी थी, जब से उन्होंने कहा कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, इसलिए फिर से एक बार स्टूल में ब्लड आया था, क्योंकि उसके बाद से कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसके बाद से फिर मैंने एक बार फिर से नेट्राम्यूर 200 को पानी में डिज़ोल्व करके दिया था। तो यहाँ इस केस में नेट्राम्यूर देने के पीछे मेरा मकसद यही था, रूब्रिक्स का आधार यही था। अब आप रूब्रिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपने पूछा है लोक्वासिटी में क्या डिफरेंस है, लोक्वासिटी को टॉक प्लीजर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लोक्वासिटी का मतलब है ज़्यादा बोलना, और लोक्वासिटी में कोई व्यक्ति एक विषय को
बोलते बोलते किसी अन्य विषय में कब चला जाता है मालूम नहीं है। मतलब कि एक शब्द जो बीच में आता है वो एक नई कहानी का रूप ले लेता है। लोक्वासिटी में व्यक्ति बोलते जाता है, किसी का ध्यान नहीं रखता है। जबकि इसमें हम कोई प्रश्न पूछते थे तो उसका जवाब तो ये व्यक्ति देते ही थे। तो ये लोक्वासिटी नहीं था, वो अपने इंटरेस्ट वाली बात को बार बार गंभीरता से बताए जा रहे थे, इसलिए ये सर लोक्वासिटी नहीं था। लोक्वासिटी में ये व्यक्ति नहीं देखता है कि आपने क्या प्रश्न किया, वह अपने धुन में अपनी बातें आगे बताते जाता है। सर सर लोकासिटी कम्युनिकेटिव में को कैसे करेंगे सब्जेक्ट सर? चेंज हो जाता है कम्युनिकेटिव सर। देखिए, कम्युनिकेटिव लोकासिटी में तो सब्जेक्ट चेंज सिंपल होता चीज़ है। है। लोकासिटी में सर सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, लोक्वासिटी में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यही तो डिफरेंस है ना। हाँ, लोक्वासिटी में कोई एक विषय नहीं, मुद्दा बदलते जाएगा और व्यक्ति अन्य विषय पर बात करते जाएगा। हाँ, टॉकेटिव के साथ यही डिफरेंस है। कोई शब्द बीच में आया, फिर वो अलग कहानी का रूप ले सकता है और वो बोलते जाएगा। इसमें तो हमने जो जो प्रश्न किए, रोगी उसको रिप्लाई दे रहा है। कम्युनिकेटिव में भी सर ऐसा ये जो है वो बोल सकते हैं पेशेंट के अंदर कम्युनिकेटिव, बिकॉज ही एक्सप्रेसेस वेरी फ्रीली हिज इमोशंस। देखिए, कम्युनिकेटिव अलग चीज़ है। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वह दूसरों तक पहुंचा देना। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वह लोगों तक पहुंचा देना। अब जैसे मुझे बहुत सिर दर्द कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, बहुत सिर दर्द हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन से, शब्दों से, गेस्चर से चीज़ों को बता देना। मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, रोगी कहेगा डॉक्टर साहब मैं आपको सब बातें विस्तार से बता रहा हूँ 10 साल पहले। मतलब जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है वह शब्दों से, कम्युनिकेटिव का एक ही अर्थ है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है आपके तक पहुँचा देना। सर इस केस में जो है फियर ब्रेक डाउन वाला जरा रूब्रिक दोबारा समझाओ। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? जो गतिविधि चल रही है, वो अचानक से ब्रेक ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, सीज ना हो जाए। मैं हमेशा मेंटेन रखता हूँ कि कहीं वह नौबत फिर से ना आ जाए। कैसी नौबत? उस दिन जैसा हो गया था, मैं अचानक से गिर गया था, हर चीज़ सही चल रही थी और मैं अचानक से गिर जाता हूँ, हर चीज़ें बंद हो जाती है, फेंट हो जाता हूँ। ये ब्रेकडाउन है। व्यक्ति के लाइफ में हमेशा ब्रेक डाउन का डर बना हुआ था। इसके केस में मेरी इमेज डाउन ना हो जाए, मेरा हेल्थ चौपट ना हो जाए, गिर ना जाए, ये ब्रेक डाउन है। सर पेशेंट के साथ अगर पहले ऐसा हो चुका है तो दोबारा अगर थोड़ा सा बीमार होता है तो वो सोचता है फिर वैसा ना हो जाए जैसे पहले हुआ था, तो वहाँ पे ये फिर ब्रेक डाउन लिया जाता है। नहीं, ये अलग चीज़ है। ब्रेक डाउन को इनकंटिनेंस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इनकंटिनेंस अलग चीज़ है ना। हमने बताया था कि जानबूझ करके अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये इनकंटिनेंस है। जानबूझ करके अपनी इच्छाओं पर रोक लगाना, ये इनकंटिनेंस है। या सिचुएशनल, परिस्थितिवश रोगी को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ा, ये कंटिनेंस है। आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं और अभी हम सीधे संवाद करेंगे आपके साथ। आप सभी लोग आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। सर इसमें एंजाइटी है, एक एक करके बोलेंगे, एक आदमी बोलना शुरू करेंगे तो आप मौन रहेंगे जी। एंजाइटी हेल्थ अबाउट देयरफॉर केयरफुल। हाँ, प्रश्न क्या है इसमें? आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हेल्थ अबाउट सर एंजाइटी हेल्थ अबाउट
इन ओल्ड पीपल नहीं मिलता। ये कंप्लीट रिपर्टरी में है। ये एंजाइटी नहीं हेल्थ सर, अबाउट इन ओल्ड पीपल कंप्लीट रिपर्टरी में है। हमारे पास कंप्लीट रिपर्टरी सिंथेसिस, उसमें आप देख सकते हैं ये रूब्रिक है। अगर उसको हम नहीं भी लेते हैं तो भी हम मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। इस केस में सबसे जरूरी क्या हाँ था, यार, दे दो। रोगी का सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना, ये डिग्निटी है। किसी के सामने मैं गुस्सा थोड़े कर सकता हूँ, मैं कर्नल हूँ, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये डिग्निटी है जो वो कभी गिरना नहीं देना चाहते थे। फियर फॉलिंग, इस केस का सेंटर क्या है, उसे अपनी जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, उसे गिरने नहीं देना है। जो उसका डिग्निटी, जो उसका सेल्फ सर रिस्पेक्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन सप्रेस्ड नहीं था। उनको काम के प्रति गुस्सा आती थी। काम, जो काम निर्धारित है कि इतने बजे होना है, इतने बजे ये काम को कर देना है, तो हम एंजाइटी इफ टाइम इज सेट ले सकते हैं, फास्टिडियस फॉर टाइम ले सकते हैं कि यह व्यक्ति समय के पक्के थे, हर काम सिस्टमेटिक होना ये चाहिए। पोजीशन लॉस ऑफ नहीं हो सकता सर। प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, देखिए पोजीशन लॉस ऑफ कैसे नहीं होगा। जैसे वो कहता कि मेरा पोजीशन समाज में ये है, मुझे डर है कि जो पोजीशन है उससे मैं नीचे ना हो जाऊं, ये डिग्निटी का सवाल था। क्या बोले कि एक इतने हाई रैंक व्यक्ति को मजदूर के सामने गुस्सा होना पड़े, तो ये डिग्निटी का सवाल था। सर एक्सक्लूसिव सर बताइए यहाँ ना सर। थियराइजिंग समझाओ सर, थियराइजिंग और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में यहाँ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? थ्योराइजिंग और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। देखिए थ्योराइजिंग क्या होता है, थ्योराइजिंग का मतलब एक थ्योरी बनाना, एक सिद्धांत बनाना, और उस सिद्धांत पर कोई भी गणित सॉल्व होता है। जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होता है, तो एक फार्मूला होता है, और फार्मूले से कोई भी चीज़ को सेट कर देते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। जैसे यह रोगी कहे कि डॉक्टर साहब सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है, और पेट से ही हर बीमारियों का जन्म होता है। अब होता है, ये एक उन्होंने सिद्धांत दे दिया, एक थ्योरी दे दिया, ये अपना उनका थ्योरी है। रोगी का अपना एक सिद्धांत है। क्या है, हर बीमारियों का जड़ पेट होता है, और पेट से ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उन्होंने एक नियम साबित कर दिया, इसको हम थ्योराइजिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में तर्क देता है। सर एक्सक्लूसिव बताइए। क्या बोले? एक्सक्लूसिव और पंपस सर। आप बता रहे हैं ना, एक बात अभी पूरा कर रहे हैं, उसके ठीक बाद है, ठीक। पूछिए। हाँ, ठीक है, तो मैं बता रहा था क्या, Theorizing. ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में व्यक्ति कहेगा रीजनेबल और और theorizing। objective। स्वाभाविक है, जब रोज ब्लड लॉस होगा तो स्वाभाविक है कमजोरी आएगी। रोज ब्लड लॉस हो रहा है तो स्वाभाविक है कमजोरी आएगी। तो ये लॉस होने का उन्होंने रीजन क्या दिया, रीजन क्या दिया? 92,700 तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हुआ। कोई चीज के प्रति रोगी रीजन देता है, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कहलाता है। ওরে দিতে হবে না, এলোনে আমার নাম तो ভাগে अभी ये ये इस मेडिसिन के बारे में और कुछ पूछना है? म्यूट कर दीजिए मैं अभी प्लीज। आप सभी लोगों को म्यूट करता हूँ, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आ रही है और आवाज़ क्लियर नहीं होने के चलते आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी। আজকে আমি 23,000 দিচ্ছি वो 92,000 के बाद हेलो करिए। सर। কাল ব্যালেন্স করতে গেলে এখনো हेलो आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। हेलो सर। अभी मैंने आपको म्यूट किया है। अब जो भी प्रश्न पूछना है आप नीचे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आने से फास्टिडियस, बिल्कुल फास्टिडियस क्या होता है? नॉट ईजी टू सेटिस्फाई दैट पर्सन। इस व्यक्ति की रहन सहन, सोच और एक्टिविटी इतने खास होते हैं कि रोगी जैसा चाहता है वैसा करना चाहे।
दूसरों व्यक्तियों के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। नॉट ईजी टू सेटिस्फाई द पेशेंट, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। हाँ, आपने पूछा है एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव टू मतलब एक खास उनका ढंग होता है, वैसा कोई ना हो, उसको हम एक्सक्लूसिव टू लेते हैं। यहाँ आप ले सकते थे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ें उन्होंने नहीं बताया कि जो सिर्फ वो कर सकते हैं और कर नहीं सकता, या उनके पास ही है और किसी के पास नहीं हो, ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया। मैंने उसके लिए डिग्निटी लिया है जो वो मेंटेन कर रहे थे। लोगों के सामने गुस्सा को नहीं व्यक्त होने देना, लोगों के सामने गिरना नहीं। पंपुअस इम्पोर्टेंट, या बहुत से लोगों ने बूस्टर लिया है। कैसे? यह चीज़ें जो उसको आनंद आ रही थी, वो चीज़ें वह बोलते जा रहा था। वो व्यक्ति जिसमें उनको आनंद आ रही थी, वो चीज़ें बोल रहे हैं, उसके लिए हमने रूब्रिक्स लिया। पोम्पस इम्पोर्टेंस में होता है रोगी अपनी उस चीज़ को बखान करेगा कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री जी सलाह लेने के लिए आते हैं। वह कहे कि मैं प्रवचन देता हूँ या मैं ऐसा कुछ कार्यक्रम देता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री तक हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस बताता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। वो पोम्पोस इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग बूस्ट करते हैं, है नहीं, लेकिन अपने आप को उतना बड़ा बताएंगे, बूस्टर ब्रैगर्ड, कि हम कितना बड़े व्यक्ति हैं। इसके साथ सब रियलिटी थी, सब रियलिटी है, और उस रियलिटी को उसको बताने में खुशी आ रही थी। हमारे ज़माने के, हमारे फौज में तो ऐसे हैं, मतलब जो उसको आनंदवादी चीज़ है, जो उसको खुशी देती है, उस चीज़ को रोगी व्यक्त कर रहा है। ये टॉकिंग इन हिज ऑन प्लीजर है। डिसिप्लिन ले सकते हैं। फियर नैरो प्लेस का मतलब होता है कि बंद कमरों में उससे घबराहट होती थी, बंद कमरों में उससे घबराहट होती थी। ये नीचे का जो 4-5 रूब्रिक्स है मैंने सपोर्टिव लिख लिया है, बाकी हमने उस वक्त मेडिसिन सिलेक्शन में तो मेन फियर ब्रेकडाउन, इस केस को आप बढ़िया से समझिए। फियर ब्रेकडाउन और फियर फॉलिंग को अगर आप समझ गए तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या था, मुझे हेल्थ को मेंटेन करता हूँ, हर चीज़ को खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, न्यूट्रिशनल डाइट करता हूँ, स्टैंडर्ड कंपनी का चीज़ खाता हूँ। क्यों करता हूँ ये सब? क्योंकि हमें हेल्थ को डाउन नहीं होने देना है, हमें ब्रेक डाउन नहीं होना है, हमें उस को बरकरार रखना है। और यहीं से हमने इस मेडिसिन तक पहुँचा है। हम सभी इसमें ईगो बूस्टर बोंगर्स ले रहे थे। हम गलत क्यों सोचे? बेसिक गलती क्या हुई? बेसिक गलती क्या हुई हमें समझना है कि रोगी कर क्या रहा है। अगर सभी लोगों ने डिल्यूजन वेल्थ लिया था, वेल्थ में क्या होता, मेरा हेल्थ तो हमेशा अच्छा रहता है, सिर्फ ये तकलीफ है मुझे और कुछ नहीं है। तो आप सब लोगों ने वेल्थ लिया, बूस्टर लिया, लेकिन क्या ऐसा रोगी कर रहा था? जो नहीं था उस चीज़ को बता रहा था, और मुझे मालूम भी नहीं कि वो सही बता रहा था कि गलत, लेकिन बातों से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में सच्चाई कितनी थी। वह जिस पोस्ट पर था, लड़के जिस पोस्ट पर थे, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं दिल्ली में, तो मुझे नहीं लगा कि वो बूस्ट कर रहे हैं, सब रियलिटी बता रहे थे और उनको बताने में खुशी आ रही थी। इसलिए हमने टॉकिंग इन इज ऑन प्लीजर लिया था। तो आप लोगों से गलती यहाँ हुई कि रोगी जो कह रहा है उसको सोचना है, रोगी का टर्निंग पॉइंट क्या है, रोगी में डर क्या है, रोगी क्या कह रहा है, उसको ध्यान देना। अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं वैसी नौबत ना आ जाए। कैसी नौबत? गिर गया था, तो ये ब्रेक डाउन है, फियर फॉलिंग है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा सही मेडिसिन तक पहुंचेंगे। और कोई प्रश्न? तो जैसा कि आप
सभी जानते हैं कि हम इस जूम क्लास में ऑनलाइन रहते हैं और हर रोज़ नए नए अच्छे सोल्ड केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सैटरडे कल छुट्टी रहेगी, फिर हम मंडे को अगले सोल्ड केस के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और कुछ प्रश्न है क्या? एंजाइटी हेल्थ अबाउट देयरफॉर वेरी केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ संभल संभल करके खाना, संभल संभल करके पैर रखना, उसको केयरफुल बोलते हैं। तो यहाँ उस रूब्रिक को नहीं लेना था, यहाँ हर स्टैंडर्ड चीज़ को लेता है, ये उसकी डिग्निटी है और उसको हमेशा वो मेंटेन करता है। सुनील अग्रवाल जी को कुछ बोलना है, ठीक है। मैं आपको सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कुछ प्रश्न रह गया है तो फिर से पूछ सकते हैं। 1 मिनट। जी पूछिए, क्या पूछना है? हाँ सर। सर मैं जी पूछिए। सर मैं एक चीज एक आदमी पूछे तो आवाज का इको नहीं होगा। इसमें एंगर सप्रेस भी हो सकता है ना, एंगर, बिकॉज ही वाज सप्रेसिंग एंगर जस्ट टू शो हिज डिग्निटी, ही वाज नॉट। हाँ, ले सकते हैं। जी आगे। सर जब वो बार बार बोल रहा था कि मेरे पास इतनी जमीन, बहुत ज्यादा जमीन है, मेरे बच्चे इतने मतलब स्टेटस पे हैं, और मतलब सर ऐसा, सर अब हम तो सर गलतली सोच गए, मगर सर हम जैसे आप ईगो क्या में सोचते हैं यहाँ पर? आप क्या सोच रहे थे? सर जैसे उसने बोला ना मेरे पास बहुत सारी जमीन है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। आप क्या रूब्रिक क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? सर वेल्थ का feeling रहा था ना। वही मैं बार सर, बोल रहा wealth हूँ। दिखा रहे थे ना, वेल्थ में wealth होता का feel क्या आ रहा है? रोगी हमारे पास आया है और शुरू से बोल रहा है, पहले सब ठीक था, बाद में कुछ न कुछ तकलीफ लगी रहती है, हमेशा कमजोरी रहती है। अब जो व्यक्ति बार बार शुरू से अंत तक कमजोरी की बात कर रहा है, हम वेल्थ कैसे लेंगे? वेल्थ का मतलब क्या है? मेरे पास एवरीथिंग इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, मेरे पास हर चीज़ प्रचुर मात्रा में है। पैसा, धन, वह क्या कहता है? इस उम्र में स्वास्थ्य को मेंटेन रखना ही हमारी प्रथम प्राथमिकता है, और प्रथम प्राथमिकता क्या है? हेल्थ, और उसी में वो पुअर है, तो वेल्थ कैसे लेंगे? डिल्यूजन वेल्थ रोगी का एहसास है कि मेरे पास हर चीज़ है। वह कहता कि मेरे पास डॉक्टर है, दो डॉक्टर है मेरे को क्या कमी है? तो वो उसको प्रचुरता के लिए नहीं बता रहा था कि मेरे पास इतने ज़मीन, धन, दौलत, ये सब है। वह इसलिए नहीं बता रहा था, वेल्थ दर्शाने के लिए नहीं। वह सब बता रहा था कि मुझे सबका केयर करना पड़ता है और मैं केयर कर करके मैं परेशान रहता हूँ। तो ये हम एलिमेंट्स फ्रॉम केयर सैलरी, रोगी जो शब्द कह रहा है, जो रूब्रिक आप ले रहे हैं, उस रूब्रिक को पहले समझिए। वेल्थ क्या है? प्रचुरता है, हर चीज़ मेरे पास सफिशिएंट मात्रा में है। आप पैसा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, हर मामले में मैं धनी हूँ। ये ऐसा कहाँ कह रहा था? ये तो बार बार बोल रहा था कि मैं गरीब हूँ। गरीब मतलब नहीं, कमजोरी रहती है और कमजोरी को मुझे नीचे नहीं गिरने देना है। तो हमें रूब्रिक्स हर केस को समझना है। पहले मन ही मन एनालिसिस कीजिए, रोगी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसके कहने के पीछे अर्थ क्या है। इज इट ओके? सर वो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सारांश ये बोझ में था जब स्वस्थ था। जो अगर कुछ हमने बुक्स में भी बहुत सारे चीज़ें लिखे हैं, जो लोगों ने बुक्स अभी तक नहीं मंगवाई है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर या डायरेक्ट मेरे नंबर पर भी आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपको बुक्स भेज दूँगा। बुक्स में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे केसेस हैं। हाँ, जो बुक्स में केसेस हैं, हम केसेस यहाँ नहीं करते हैं। बुक के केसेस अलग है और जो यहाँ एक्सप्लेन करते हैं
दोनों केसेस अलग होते हैं, रिपीट नहीं होगा आपका। मैं कोई भी केस फिर दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, बुक्स में लिख दिया हूँ तो यहाँ क्लास में नहीं बताऊँगा। हाँ, अगला कोई प्रश्न? लेकिन वो बुक्स हिंदी में है कि इंग्लिश में है सर? 3 किताबें हिंदी में हैं और 2 किताबें इंग्लिश में हैं। हिंदी में जो केस दिया हूँ वो केस इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में अलग केस है, हिंदी में अलग केस है। इंग्लिश में लिया तो चलेगा सब? इंग्लिश में चलेगा लेकिन आधा ही चलेगा ना, हिंदी में वो भी बहुत सारे केसेस हैं। 3 किताबें सर वो हिंदी में चीज हैं तो सर वो दोनों बुक सर लीजिए, आप हिंदी इंग्लिश भी में लीजिए। व्हाट्सएप में कर दीजिए अगर सर। जिनको नहीं आती है हिंदी या इंग्लिश वो ट्रांसलेट करा के पढ़िए, लेकिन किताबें इतनी अच्छी है जो मैं जितनी व्याख्या करूं उतनी कम है। सर किताबें बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है सब। अच्छा, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी चलिए धन्यवाद, किताब है। हम फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू हेलो जी। हेलो प्रणाम सर सर, हाँ, प्रणाम बोलिए। सर, प्रणाम सर। हेलो सर। हेलो थैंक यू वेरी मच। Thank- सारा वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता है सर, यही सर। हाँ, ये किसी पर डिपेंड होना नहीं चाहिए, इसको वर्क किसी अल्कोहलिक है, इसे सबका केयर करना है और केयर कर करके परेशान है। उसे वो सोचता है कि काम करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, तो जो भी उसके मन में चल रही है वो अपने आप को अभी भी कर्नल समझता है, अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए वो हर काम कर रहा है। हाँ सर, वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता है, हमेशा वो खुद अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहता है, इसका यही है मतलब इस केस में। हाँ, और केयर एंड वरीज भी है, दूसरों का केयर करना भी। उसने क्या कहा, मैं सबका केयर करता हूँ, और इस उम्र में आपको केयर करने की ज़रूरत ही क्या है बाबा, फिर भी ये व्यक्ति कर रहे हैं, और शायद बीमारी का कारण यही है। ये अपना लॉजिक लगाना है कि इस उम्र में इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सारे केयर कर रहे हैं, वही उनको बीमार बना रहा है। क्या ज़रूरत है अभी आपको भजन गीत गाइए, एटीट्यूड के ऊपर भी लड़के के लड़के हो गए, और सब वेल टू डू हैं, जितने भी उनके लड़के हैं वेल टू डू हैं, लेकिन फिर भी ये सबकी चिंता करते हैं। चलिए, हाँ थैंक सर, यू। एक पेशेंट है जो ठीक है, फिर सर- अगले क्लास में। थैंक यू। ओके।